नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केएस का एग्ज़ाम है 24 को, तो उसी के एंगल को देख के हम इस स्कीम्स पढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होंगी। ओके, सबसे पहली स्कीम जो है वो है एग्रीकल्चर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। ओके, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर। और आपको याद रखना है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसकी में मेन क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है इसका कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान योजना। ठीक है, पीएम किसान भी बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो मोस्टली एमसीक्यू आता है, या तो मिनिस्ट्री पूछी जाती है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो मिनिस्ट्री आपको बतानी चाहिए कि जब लिखा है इन्होंने किसान, तो किसान एग्रीकल्चर आप टिक कर ही सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली इन द कंट्री टू सप्लीमेंट देयर फाइनेंशियल नीड्स फॉर प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड लीड एक्टिविटी एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स। तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर को जो है वो सपोर्ट करना है किसी भी तरीके से। तो इसमें मेन बात आपने याद रखनी है एग्जामिनर, ये जो लाइन है ऑल लैंड होल्डर। ठीक है, तो आएगा कभी कभी क्वेश्चन आएगा मार्जिनल स्मॉल फार्मर, तो इसमें लिखा है ऑल लैंड फार्मर्स, तो आपने याद रखना कि ऑल लैंड फार्मर को मिलेगी। अब इसमें दिया क्या जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि इस स्कीम में जो फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कितना दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 6,000 पर एनम पर फैमिली। तो मतलब क्या 6,000 रुपये मिलेगा आपको फार्मर्स को 1 साल के लिए पर फैमिली का। ठीक है, और 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। कितनी इंस्टॉलमेंट में, तीन इंस्टॉलमेंट में। ओके, 2,000 एक बार, फिर 2,000, फिर मिलेगा 2,000। ठीक है, और 2,000, कितना हो गया, 6,000 हो गया। ओके, 6,000 पर एनम पर फैमिली और 3 इंस्टॉलमेंट 20,000 ईच फॉर 4 मंथ्स। बस ये याद रखना आपने, टोटल कितना हो गया, 6,000 मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है ये डाटा इसके लिए। ओके, इतना ही याद रखना है आपने। एक और स्कीम है जिसका नाम है, नेक्स्ट स्कीम जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये आपने याद रखना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। और ये लॉन्च हुई है 2020 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1 साल पहले की स्कीम्स। तो ये लॉन्च हुई है स्कीम्स कौन सी, 2020 में। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेनली देखो नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया कि मतलब होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फार्मर को लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है हेल्प करेगी। प्रोवाइड मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन बायबल प्रोडक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। ओके, तो जब फसल उग जाती है उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट, तो आपने याद रखना है पोस्ट हार्वेस्ट जो है उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया गया है। और कितना है ये आप देख लें स्क्रीन पे, 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और जो कौन कौन से हैं ये सारे। ओके, जिसमें आता है सप्लाई चेन के लिए, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वेयर हाउस के लिए क्योंकि वेयर हाउस की इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है, फिर कोल्ड चेन के लिए, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर के लिए, रिफाइनिंग चैम्बर के लिए। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। 1 लाख करोड़ दिया गया है और किस मिनिस्ट्री के अंडर है, वो इस मिनिस्ट्री के अंडर और सेंट्रल सेक्टर स्कीम से, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। 2020 में लॉन्च की गई है ये। काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट स्कीम जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। और इसमें से 2018 के केएस में 3 क्वेश्चन आए हैं इसी स्कीम से, तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अगर दोबारा इसमें से क्वेश्चन अगर आता भी है 1-2 क्वेश्चन तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले ये मिनिस्ट्री आपको पता चल गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आपको पता है कृषि सिंचाई योजना, कृषि मतलब हो गया एग्रीकल्चर, सिंचाई हो गया इरीगेशन। तो कहीं ना कहीं इरीगेशन के रिलेटेड बात चल रही है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। क्या नाम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भी होती है इसमें क्या होता है कि कुछ जो पार्ट्स है वो फंड जो क्रिएट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ स्टेट्स। ओके, और कुछ जो है ये इनका जो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन जो रहती है वो 75-25 रहती है और 90 और 10 रहती है। ओके, जे&के के केस में आएगी 90 और 10, ये याद रखना आपने। मतलब 90% जो पैसा है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो जे&के आ गए इधर 90 और 10 के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, इनहांस द
फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरियाज अंडर द एश्योर्ड इरिगेशन। तो इसी को बोला गया है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी मतलब गया कि हर खेत को पानी पहुंचाने का काम गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, एश्योर्ड इरिगेशन। दूसरा इसका जो है वो है इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी बोथ इन ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट। तो मतलब हो गया कि एफिशिएंसी के बेस में कि लीकेज ना हो वाटर, ओके, तो एफिशिएंट वे में वाटर जो है वो पहुंचे खेत तक, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला कि एनहांस द एडॉप्शन ऑफ प्रिसीशन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्निक सच एज मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये दो स्कीम्स आ गई, ठीक है। एक आ गया हर खेत को पानी, तो मतलब हो गया कि इरिगेशन मिलेगी आपको, बस ये वर्ड याद रखना अपने, एश्योर्ड इरिगेशन, वो आ गया हर खेत को पानी। फिर आता है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप से भी हमने मोर क्रॉप लगानी है, तो वो कैसे होगी, इसमें आपको इरिगेशन प्रिसीजन इरिगेशन लगानी पड़ती है, ठीक है, जैसे ड्रिप इरिगेशन होती है, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्रिप इरिगेशन, और या फिर दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करें ताकि हम इरिगेशन कर पाएं, ठीक है। अब इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, ये पॉइंट आपने याद रखना फाइनल के लिए, बाकी तो याद रहेगा नहीं इस टाइम में। ओके, पहली स्कीम्स ये याद रखना, पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप का मतलब हो गया इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। तो आपने याद रखना सिर्फ एफिशिएंसी, मतलब हो गया देखो पर ड्रॉप से हमने ज़्यादा क्रॉप उगानी है, तो मतलब हो गया कहीं ना कहीं वाटर यूज जो कर रहे हैं हमें, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा, इतना याद हो गया। अब हर खेत को पानी मतलब हो गया कि हर खेत को इरिगेशन करना है, बस दैट्स इट। हर खेत को पानी का मतलब ही याद रखना आपने, हर एक खेत को इरिगेशन करनी है, ठीक है, एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन, तो याद हो गया, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। वाटरशेड डेवलपमेंट आपको पता ही है, वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर एंड इंप्रूव्ड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटी, ठीक है, तो ये वाटरशेड का काम आ गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP बोलते हैं, इसका क्या काम है, फास्टर कंप्लीशन ऑफ ऑन गोइंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इरिगेशन को लेके या फिर फार्मर को लेके, तो उसको क्या करना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, वो इसके अंडर आता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो इसमें याद क्या करना है आपने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंडर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दूसरा याद रखना है, और इसकी फीचर जो है ये काफी आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिख सकती है, ओके, कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इसके अंडर है, पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप जो इसके अंडर है, हर खेत को पानी इसके अंडर है, वाटरशेड डेवलपमेंट इसके अंडर है। ये 4 पॉइंट याद रखने, इनके फर्दर भी याद रखना। अब न्यूज़ में क्यों था, अब इसमें न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इनको जो है 5000 करोड़ जो है वो मिला है, ये याद नहीं रखना आपने, बट ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन फंड जो क्रिएट किया गया है, जो नाबार्ड जो पैसा देगा इनको। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है एजुकेशन के रिलेटेड, ओके, PM ई विद्या, ठीक है, प्रधानमंत्री ई विद्या जो है स्कीम है किसके रिलेटेड है, ई विद्या से याद रखना आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, MHRD मिनिस्ट्री, पहले इसका नाम था MHRD, ठीक है, MHRD, अब इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम से न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2020 में लॉन्च हुई है ई विद्या। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका है एजुकेट स्टूडेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म सो दैट द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट सफर ड्यू टू नेशनल लेवल पे जो लॉकडाउन था वो सफ़र ना हो, इसी के लिए ऑनलाइन PM ई विद्या स्टार्ट की थी स्कीम्स, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना आपने, दीक्षा एक ऐप भी है, लेकिन ये आपको दीक्षा याद रखना है, दीक्षा मतलब हो गया दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन, ई कंटेंट, ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, एंड QR कोड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ग्रेड्स, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो याद रखना है दीक्षा मतलब हो गया वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, ओके, ये फीचर है इसी की। प्रोग्राम फॉर द मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन कंसिस्टिंग ऑफ दीक्षा, दीक्षा मैंने बताया, इसमें क्या होगा, ऑनलाइन पर मेन बात है ई विद्या मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक विद्या मतलब डिजिटल सब कुछ कर देना है, ठीक है, पढ़ाई जितनी भी होगी डिजिटल होगी। उसमें सबसे पहला है दीक्षा जो हमने याद कर दिया, ओके। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है कुछ टीवी चैनल क्रिएट किए गए हैं, जैसे स्वयं प्रभा जो है टीवी चैनल क्रिएट किया गया है, 1 क्लास 1 चैनल जो है ये है, इसमें क्या होगा टीवी चैनल, इसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक लेक्चर दिए जाएंगे, ओके। इसके अलावा एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड पॉडकास्ट भी किया गया है, ओके। टॉप 100 यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
टॉप 100 यूनिवर्सिटी विल बी परमिटेड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज, जो 2020 से स्टार्ट किया गया था। तो मेन अब इसमें आपने याद रखना है, एक दीक्षा के लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल जो है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्कीम जो है हेल्थ को लेके इंपॉर्टेंट है, ये आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखना आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे JNK के लिए भी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, इंप्लीमेंटिंग इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अटैच्ड ऑफिस ऑफ द MOH एंड FW। MOH FW मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स टू प्रोटेक्ट पोर एंड वल्नरेबल फैमिलीज अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क राइजिंग आउट ऑफ द कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एपिसोड्स। तो इसको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, मेनली आपने याद रखना है हेल्थ के रिलेटेड है, और स्कीम्स में क्या क्या फीचर्स हैं वो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेनिफिट सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं। तो ये आपको बताना चाहिए जिनका नाम जो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस डाटा के बेस पे बनाया गया है बेनिफिशियरी। 10 करोड़ पोर एंड वल्नरेबल अनटाइटल फैमिलीज, अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरी। लेकिन आपको पता होना चाहिए JNK में ऑल फैमिलीज के लिए, ठीक है, JNK में सबको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जोड़ा गया है, और 2020 में JNK में लॉन्च हुई है ये। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है JNK के लिए, ठीक है। और एक ये साइड पे आप देख रहे हैं वाई इन न्यूज़, PM लॉन्च्ड आयुष्मान भारत PM जय सेहत टू एक्सटेंड कवरेज टू ऑल रेजिडेंट ऑफ JNK। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये एक्सटेंड कर दी गई है ऑल रेजिडेंट ऑफ JNK, ठीक है। तो आपको आएगा, जैसे ओवरऑल इंडिया में क्या है, कुछ ही फैमिली जो है उनको ये स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन JNK में जितने भी लोग हैं सबको ऑल रेजिडेंट ऑफ JNK वहाँ पे ये लॉन्च की गई है आयुष्मान भारत PM जय सेहत स्कीम। तो सेहत से याद रखना है आपने कि ये कहीं ना कहीं किसके रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है। इसमें होगा क्या, फीचर में क्या है कि 5 लाख पर फैमिली मिलेगा, पर ईयर मिलेगा, ठीक है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन होगी अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल इन इंडिया। तो ये कितना पैसा मिलेगा आपको, 5 लाख पर फैमिली और पर ईयर, ठीक है। ये याद रखना आपने कि इतना मिलेगा। इसमें कोई कैप नहीं है कि फैमिली में कितने मेंबर हैं कितने नहीं है, वो डाटा की जरूरत नहीं है। ओके, प्रोवाइड कैशलेस एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो याद रखना आपने कौन सी स्कीम्स है, और इसमें 5 लाख पर फैमिली दिया जा रहा है। ओके, बाकी जितना भी खर्चा होगा कवर विल इंक्लूड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। जितना भी होगा हॉस्पिटल में आप जाते हो अगर बीमार होते हो, और जितना भी खर्चा होगा ये गवर्नमेंट उठाएगी, और इसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर मिलेगा। सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें याद रखना कि कैशलेस ट्रांजेक्शन होती है इसमें, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को इम्पैनल किया गया है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वही जो इम्पैनल किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, अब इसमें एक लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है। बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, दैट इज अ बेनिफिशियरी कैन विजिट एनी इम्पैनल पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया टू अवेल द कैशलेस ट्रीटमेंट। आपको कोई भी ट्रीटमेंट होगा इंडिया में कहीं भी जा सकते हो आप इस ट्रीटमेंट के लिए। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाएगा आपको JKAS के एग्जाम में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF इसकी मिल जाएगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्कीम्स, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, और ये भी जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसमें भी वही है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो इसका है, एम्स टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री को इंटीग्रेट करना इनका काम है। ओके, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 2020 में लॉन्च की गई थी। बाकी ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि डाटा जो है डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के लिए 2020 में लॉन्च की गई है।
नेक्स्ट स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ओके, तो इसमें आपने याद रखना है ये सेम है, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो सेम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। इसमें मेन क्या बात है, दो कंपोनेंट जो इसकी फीचर आपने याद रखनी है कि जैसे JNK में एम्स हॉस्पिटल और एक कश्मीर में हॉस्पिटल है, तो कहने का मतलब ये है कि किस स्कीम के अंडर बन रहा है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें है कि सेटिंग अप ऑफ एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करना, ठीक है, एम्स हॉस्पिटल नहीं, एम्स लाइक जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करना, अपग्रेड करना जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, वो मेन इनका मुद्दा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ये आप पढ़ लें खुद ही, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखना कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है उसमें एम्स हॉस्पिटल लाइक जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना और न्यू जो अपग्रेड करना जो भी पुराने हॉस्पिटल हों उनको। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स आ जाती हैं, ये एक फ्लैगशिप जो स्कीम्स हैं, ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम जो है इसमें कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में। ये जैसे हमने पढ़ा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी आ जाती है इसमें। इसके अलावा आती है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी आता है, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन आता है इसमें। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हमने पहले जो पढ़ा वो भी इसमें आ जाता है, और इमरजेंसी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी वो भी आ जाता है, ठीक है। ये जितनी भी 4-5 स्कीम्स है ये इसी के अंडर आती हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना। एक ये इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन ही आप अपने जो भी आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ होती है वो आप ऑनलाइन ही कॉल करके आप टेली मेडिसिन सर्विसेज ले सकते हैं। तो इसका नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ई संजीवनी जो प्लेटफॉर्म है उसमें टेली मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है, मिशन पोषण 2.0, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन पोषण का, स्ट्रेंथ करना न्यूट्रिशनल कंटेंट को, डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम। मेन मकसद क्या है पोषण, देखो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, न्यूज़ में क्यों है मिशन पोषण 2.0 अनाउंस किया गया है बजट में, 2021-22 का जो बजट हुआ है उसमें भी इसको अनाउंस किया गया है कि हम मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करेंगे। ओके, ऑल मेजर स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड अंडर द 3 अम्ब्रेला स्कीम्स। अब 3 अम्ब्रेला स्कीम कौन कौन सी ये आपने याद रखनी है, मिशन पोषण 2.0 और मिशन जो है वत्सल्य और मिशन शक्ति, और तीनों जो है अलग अलग हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये मिशन 2.0 में करना क्या है, इसमें ये अम्ब्रेला स्कीम है ICDS की, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसमें आंगनबाड़ी सर्विसेज, मतलब आंगनबाड़ी सर्विसेज में क्या होता है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनको क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ताकि कोई भी न्यूट्रिशन की कमी हो बच्चों को उसको सुधार लाया जा सके, ठीक है। और पोषण अभियान भी वही है, और स्कीम्स फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं ये भी आंगनबाड़ी जो सेंटर होते हैं वहाँ पे इनकी रजिस्ट्री होती है, एडोलेसेंट गर्ल, उनको राशन वगैरह दिया जाता है ताकि उनकी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। ये सारी स्कीम जितनी भी आती है किसके अंडर है, पोषण 2.0 के अंडर। ओके, अब नेक्स्ट जो है मिशन वत्सल्य जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के लिए। अब थर्ड जो अम्ब्रेला स्कीम है वो है मिशन शक्ति, ठीक है। संबल जो है इसमें 1 स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर होंगे, वुमेन्स हेल्पलाइन, सवदार, उज्ज्वला, विडो हाउस वगैरह इसमें मिलेंगे, ठीक है। समार्थीय स्कीम्स कौन सी है, समार्थीय जो स्कीम्स है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कृषि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और जेंडर बजटिंग की भी बात करी है, ठीक है, जेंडर बजटिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समार्थीय स्कीम, संबाल, मिशन शक्ति जो है इसमें कौन कौन सी आते हैं, मिशन शक्ति में कौन सा आता है, एक संबाल और समार्थीय याद रखना आपने। समार्थीय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी आती है इसमें। ओके, ये 2020 के 21 में बजट में मेंशन की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीचर क्या है स्कीम्स की, तो मेन आपने याद रखना है कि पोषण जब भी याद आएगा वर्ड तो आपने याद रखना है न्यूट्रिशन के रिलेटेड है, वुमेन और चाइल्ड के रिलेटेड है। आंगनबाड़ी सेंटर आपको याद आना चाहिए, वहाँ पे बच्चों को राशन दिया जाता है, उसमें एडोलेसेंट गर्ल्स भी होती हैं, ठीक है। और
उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उनकी न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है, जैसे विटामिन की कमी वगैरह हो जाती है बच्चों को, कुछ ग्रोथ जो है बच्चों की छोटी रह जाती है, कुछ बड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरा करना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मकसद होता है, वही है इसका। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया, इसमें अम्ब्रेला स्कीम कंसिस्टिंग ऑफ अम्ब्रेला आईसीडीएस, आंगनबाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और नेशनल क्रैची स्कीम्स, ये आपने याद कर देनी है। जितनी भी स्कीम्स है किसके अंडर आती हैं? पोषण 2.0 के अंडर। नेक्स्ट स्कीम जो है वो उज्ज्वला स्कीम जो है, ठीक है, ये 3-4 स्कीम्स है। उजाला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, तो काफ़ी स्पेलिंग कोई भी होंगे आपने याद करना है आपने। ठीक है, ये जो स्कीम है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, इसमें मेन क्या है, बेनिफिशियरी क्या है इसमें। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन हु आर विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, में जो भी वुमेन या चिल्ड्रन जो है विक्टिम ट्रैफिकिंग होते हैं उसको रोकना है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये इनकी स्कीम का मेन मोटिव है। ठीक है, टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, टू फैसिलिटेट रेस्क्यू ऑफ द विक्टिम्स, to provide rehabilitation services both immediate and long term to the victims, okay, to facilitate repatriations of the cross border victims their country region और वगैरह वगैरह। ठीक है, और मेन इसकी स्कीम्स है क्या करना, मेन कंपोनेंट प्रिवेंशन करना, रेस्क्यू करना, रिहेबिलिटेशन करना, री इंटीग्रेशन करना और रिपैट्रिएशन करना। ठीक है, ये इनका उज्ज्वला स्कीम का मकसद है। ठीक है, आपने मेन इसमें सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, वुमेन और चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना काम है। ठीक है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और JNK में ये चल रही स्कीम है। ठीक है, मोस्टली आप में से किसी भी मम्मी या सिस्टर जो है, मामा या सिस्टर जो है आंगनबाड़ी में हैं, तो उनको ये काफ़ी नॉलेज होगा कि ये स्कीम्स उनकी चल रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मेन मकसद इनका क्या है? कोई भी जो वुमेन होती है, जब वो बच्चा मतलब लैक्टेटिंग पीरियड में होती है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, ओके, उनको क्या दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है, कैश इंसेंटिव 5,000 का, और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। आपने यही याद रखना है। ये स्कीम्स किसके रिलेटेड है? प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, उनके लिए स्कीम है, और कैश इंसेंटिव दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ओके, ये आपने याद रखना, बस इतना ही। और बाकी आपने याद रखना है, द एलिजिबल बेनिफिशियरी वुड रिसीव द इंसेंटिव गिवन अंडर द जननी सुरक्षा योजना फॉर द एक मिनट, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं मैं। ओके, द एलिजिबल बेनिफिशियरी वुड रिसीव द इंसेंटिव गिवन अंडर द जननी सुरक्षा योजना फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड द इंसेंटिव रिसीव्ड अंडर द, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना वुड बी अकाउंटेड टूवर्ड मैटरनिटी बेनिफिट सो दैट एन एवरेज वुमेन गेट्स 6,000 रुपया। ठीक है, और 6,000 इनको पैसा मिल जाता है वुमेन्स को। ठीक है, और ये क्यों दिया जाता है? ताकि देखो, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो तो ना तो काम कर पाती है, ठीक है, और अगर वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देती है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम कंपनसेशन दे पाएँ वुमेन को, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उस दौरान में वो काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है, रोजगार अपना नहीं चला सकते। इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड पार्शियल कंपनसेशन फॉर द वेज लॉस इन टर्म्स ऑफ कैश इंसेंटिव सो दैट द वुमेन कैन टेक एडुकेट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। तो ये भी याद रखना है कि आपको पहला जो बच्चा होगा, ठीक है, वुमेन का पहला बच्चा होगा वो ही एलिजिबल है। सेकंड बच्चा अगर होगा उसके लिए ये स्कीम नहीं है। फर्स्ट बच्चा जो है वुमेन का, ठीक है, उसी के लिए 5,000 दिया जाएगा, और 1,000 फिर बाद में भी दिया जाता है। टोटल जो है 6,000 पैसा मिलता है इसी के अंडर। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी 1,000 मिल जाता है, और ये इसके अंडर मिल जाता है। टोटल कितना है? कैश इंसेंटिव मिल जाएगा 5,000, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ये याद रखना है। और किसके लिए? ठीक है, द कैश इंसेंटिव प्रोवाइडेड वुड लीड टू इम्प्रूव्ड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमंग्स द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, और याद रखना आपने, फर्स्ट चाइल्ड के लिए है और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए है। और इसमें कितना पैसा दिया जाता है? कैश इंसेंटिव 5,000 का, और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना भी इसी में आता है, आल्दो हम अलग से भी पढ़ेंगे। ये एक नेक्स्ट स्कीम है, असीम पोर्टल लॉन्च किया है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल
डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असीम पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी पता होनी चाहिए। और किस मिनिस्ट्री के अंडर है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना है, बस इतना ही याद रखना है आपने। टू हेल्प द स्किल पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। कब लॉन्च की गई है? 2020 में। ठीक है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा वगैरह यूज़ करके इसमें हेल्प की जाएगी। ठीक है, असीम पोर्टल किसके रिलेटेड है? आत्मनिर्भर, ए से आत्मनिर्भर, ऐसे आ गया स्किल, ई से आ गया एम्प्लॉयर और मैपिंग। ठीक है, ये याद रखना आपने, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट स्कीम जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप में पढ़ लेनी है, अगर आ गई तो फिर क्या होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, 3.0 मतलब हो गया ये तीसरी बार जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, इससे ऑलरेडी 2 बार ये चल चुकी है, क्योंकि कोई भी स्कीम रहती है वो कम से कम 5 साल के लिए रहती है। कुछ स्कीम जो आती है वो टारगेट बेस पे होती हैं, कुछ 6 महीने के लिए होती हैं, कुछ 1 साल के लिए होती हैं, लेकिन मोस्टली जब तक गवर्नमेंट रहती है तो 5 साल के लिए स्कीम्स लाती हैं। ठीक है, ये वो स्कीम्स है जो 5 साल तक चलती हैं। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव आपने याद कर देना, वो ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या करना है? कौशल विकास योजना में ट्रेन करना है, टू ट्रेन 8 लाख कैंडिडेट ओवर स्कीम्स फॉर द पीरियड ऑफ 2020-21 के लिए, और 300 प्लस स्किल कोर्सेज अवेलेबल टू द यूथ, मेकिंग स्किल डेवलपमेंट मोर डिमांड ड्रिवन एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोच। ओके, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो है संसद आदर्श ग्राम योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और आपको नाम से ही पता चल रहा है रूरल डेवलपमेंट होगा, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किसकी बात होगी? पंचायती राज की बात होगी। ठीक है, तो पंचायती राज में जो है कहीं ना कहीं होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर टू आइडेंटिफाई द ग्राम पंचायत, और ये कब लॉन्च की गई है थी? 2014 में लॉन्च की, और इसको अब 2024 तक रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और इम्प्रूव्ड बेसिक एम्यूनिटी, हायर प्रोडक्टिविटी, एनहांस ह्यूमन डेवलपमेंट, बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, रिड्यूस डिस्पैरिटीज, एक्सेस द राइट एंड एंटाइटलमेंट, वाइडर सोशल मोबिलाइजेशन और एनरिच सोशल कैपिटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ग्राम पंचायत, और कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना क्या? मोस्टली ये जो टॉपिक लिखे गए हैं वही। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम जो काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, अभी हरियाणा का एग्जाम हुआ, पंजाब का एग्जाम हुआ, और डिफरेंट स्टेट का एग्जाम हुआ, वहाँ पे ये स्कीम पूछी गई है, और केएस में भी ये स्कीम पूछी जा सकती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इसका नाम है स्वामित्व, जो भी है इसका नाम। ठीक है, इसका जो आपने फुल फॉर्म अपनी याद रखनी है, SVAMITVA, इसका जो फुल फॉर्म है आपने पूरी याद रखनी है। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया स्कीम्स, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। अब इसने प्रोवाइड क्या करना है? इसमें क्या करना है? प्रोवाइड रूरल पीपल विद द राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सो दैट दे कैन यूज इट फॉर द इकोनॉमिक पर्पज। मेन इसमें कुछ नहीं है, मेन इसमें क्या है कि लोगों को, जो रूरल एरिया में लोग हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, वही इस स्कीम का मेन मकसद है। ओके, और ये चलेगी 2020 से लेके 2024 तक। लॉन्च कब हुई है? 2020 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ लेना पूरा। नेक्स्ट स्कीम जो है ऑपरेशन ग्रीन्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ग्रीन, इसमें आपने एक वर्ड याद रखना, जब भी ऑपरेशन ग्रीन आए तो ग्रीन्स, ग्रीनरी, ग्रीन्स मतलब खेतीबाड़ी में, खेतीबाड़ी में TOP याद रखना आपने। ठीक है, तो स्कीम्स है TOP के रिलेटेड। अब TOP क्या है? अब किचन में खाना बनाते हैं आप, तो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। ठीक है, इसी को इंक्रीज स्टेबलाइज करना है, क्योंकि इन्हीं की जो है आपको पता है कि ऑनियन और टोमेटो, ये इनकी कॉस्ट प्राइस जो है ये बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तब इनकी जो कास्ट प्राइस है ये भी बढ़ जाती है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लाई है, वो आपको बताना चाहिए कि स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो क्रॉप्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टॉप क्रॉप्स थ्रू आउट द कंट्री एंड अराउंड विदाउट द प्राइस वॉलेटिलिटी। तो इसके प्राइस जो है ऊपर नीचे चलते रहते हैं, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम लाई गई है। वो किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है नेफेड जो है इसकी। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जब ये कोरोना टाइम चल रहा था, तो इस टाइम में ऑपरेशन ग्रीन में कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दी गई थी। ये आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी इंक्लूड कर दिया गया था।
पहले जो ऑपरेशन ग्रीन में सिर्फ TOP आता था, ठीक है, टॉप, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो आता, लेकिन अब 2020 में क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल भी इसको इंक्लूड कर दिया गया 6 मंथ के लिए पायलट बेसिस एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसको एक्सटेंड कर दिया गया था और फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट स्कीम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बड़े ध्यान से देखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 में लॉन्च की गई है और 2022 तक चलेगी ये। ओके, 2020 में लॉन्च की गई है और 22 तक चलेगी। ये है प्रधान PM स्वनिधि जो है, स्वनिधि जो है SVA, याद रखना आपने, ठीक है। SVA मतलब हो गया स्ट्रीट वेंडर और आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, निधि आगे आ गया, ठीक है। SVA निधि जब भी देखेगा, PM मतलब हो गया प्रधानमंत्री, आगे SVAN हो गया, तो इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो ट्रिक बता देता हूँ, SVA, ठीक है, आगे निधि, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर में क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर होंगे उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या देगी, पैसा देगी, बस इतना ही है भाई, लोन के फॉर्म में पैसा देगी, किसको, स्ट्रीट वेंडर को, यही याद रखना आपने, ठीक है। किसकी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ऑब्वियसली मैंने बोला कि जब स्ट्रीट वेंडर को पैसा प्रोवाइड करेंगे ये, तो कौन होगा, सिडबी बैंक इनको पैसा देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड दैट हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। तो ये था कि उनको लोन फ्री प्रोवाइड करें, ठीक है। कोलैटरल, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो कोलैटरल प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी आपको बैंक पैसा देता है, लेकिन इनको कोई भी कोलैटरल नहीं देना है और इनको कैपिटल लोन मिल जाएगा। लेकिन मेन इसमें बात है, स्ट्रीट वेंडर को पैसा मिलेगा, ठीक है, जो वेंडर हो गए जो रेडी वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उनको कितना पैसा मिलेगा वो ये आपकी स्क्रीन पे है। वेंडर कैन अवेल वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000, ठीक है, 10,000 मिलेगा उनको। 10,000 से होता क्या है, लेकिन चलो स्ट्रीट वेंडर के लिए उतना भी काफ़ी है। ओके, 10,000 मिलेगा, रीपेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर उन्हें क्या करना है, वापस करना है, यही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट सब्सिडी के थ्रू ये मिलता रहेगा। ओके, तो कितने बेनिफिशियरी इसमें कितने रहेंगे, इसमें PM स्वनिधि में कम से कम 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर कर दिया जाएगा, और जून 2020 में लॉन्च की है और 2022 तक रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना, PM स्वनिधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। नेक्स्ट स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन। तो जल से आपको पता चल रहा है, जल मतलब हो गया कहीं ना कहीं वाटर की बात चल रही है। जब भी आएगा, आपको पता है कि मिनिस्ट्री भी चेंज हुई है वाटर के लिए, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अब, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन मतलब हो गया कि आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ठीक है, और ये JNK में भी लागू है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव इसका पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टेप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया 2024 तक। तो क्या है, जल जीवन मिशन में 2024 तक जो टेप वाटर आता है घर में, ठीक है, नलके वाला, वो हर एक घर में पहुंचाने का काम है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर, जल जीवन मिनिस्ट्री के अंडर। ओके, तो ये मिनिस्ट्री में क्यों था, क्योंकि ये रिव्यू कर रहे थे प्रोग्रेस की, इंप्लीमेंटिंग जल जीवन मिशन हर एक स्टेट या UT में चल रहा था या नहीं चल रहा था। ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अभी याद नहीं करनी है, अगर पहले से याद करी है तो ओके। अभी फिलहाल इसका ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए कि 2022 तक इंडिविजुअल हाउस होल्ड तक टेप वाटर पहुंचाने का काम करेंगे। फीचर क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे है, डेवलपमेंट इन द विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। पाइप्ड वाटर जो है हर घर में पहुंचाने का मिशन है जल जीवन मिशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, इतना ही याद करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है जल जीवन मिशन पहले भी पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा, अभी पता चलेगा पहले और इसमें क्या अंतर है। इधर देखो, अमृत स्कीम है, ठीक है, अमृत मिशन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। इस अमृत मिशन में ये भी इंक्लूड कर दिया गया है कि जितने भी अर्बन एरिया में, ठीक है, अर्बन एरिया में टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल द हाउस होल्ड, क्या बोला इसने, ऑल द हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टेप्स इन द इतने, ठीक है, 4,378 स्टैट्यूटरी टाउन्स इन अकॉर्डेंस विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, ठीक है। पहले क्या था, इसमें क्या था, अमृत मिशन जो स्कीम चल रही थी पहले, इसमें जो था अमृत स्कीम जो पहले चल रही थी, इसमें 500
टाउन या सिटी की बात करी थी, ठीक है, अमृत स्कीम जो चल रही थी, लेकिन अब इसको 4,378 जो टाउन्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है कि हम उसको क्या करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे टू ऑल हाउस होल्ड। जब ये आएगा अमृत स्कीम, AMRUT, ये तो याद रखना है, इसमें लिखना है आपने, मतलब लिखना क्या, टिक करना है आपने, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल दी हाउस होल्ड, ये पूरा रट्टा मार देना है। ओके, यहाँ दिखेगा वहाँ टिक कर देना आपने। पहले इसमें क्या था, पहले 500 अमृत सिटी थी, अब इसको इंक्लूड कर दिया 4000 तक। ओके, अभी पढ़ना इसलिए क्योंकि ये बजट में इसको इंक्लूड किया गया था 2021-22 के बजट में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में 100% सेंट्रल फंडिंग होगी, जितने भी यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी है, इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग क्रिएट करेगी, ठीक है, मतलब पैसा जितना भी देगी, कौन सी देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बस इतना ही याद रखना है। किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। नेक्स्ट स्कीम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2018 के एग्जाम में भी आई थी, तब ये क्वेश्चन आया था कि ये स्कीम जो लॉन्च कर दी गई है ये 2014 में और कब तक है, तो तब था ये 5 साल के लिए, ठीक है, 2019 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 तक थी। अब ये क्वेश्चन चेंज होके इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो आपने पूरा याद कर देना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बजट में फिर से इसका नाम आया है स्वच्छ भारत मिशन 2.0। ये अर्बन की बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और ये आपको पता होना चाहिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में यहाँ पे 60-40 और 90-10, तो 90-10 में जो है 90-90, 10 में JNK आएगा, 90 और 10, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2021 से लेके 2024-25 तक रहेगी ये स्कीम्स, और इसमें कंटिन्यूएशन करना क्या है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन में देखो स्वच्छता की बात करेंगे, तो स्वच्छता करेंगे उसमें क्या करना है आपने, सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट बनाने हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूड द फीकल स्लज मैनेजमेंट करना है, जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी हेल्प से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले नहीं था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना कि जितना भी सॉलिड में वेस्ट हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो भी इसमें आ गया है अब की बार, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग क्रिएट करना इनका मेन मकसद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया गया है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज करें। ओके, अमृत स्कीम्स फुल फॉर्म इसकी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अमृत स्कीम जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमृत स्कीम जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एक स्कीम और भी है, ठीक है, उसका नाम है, नाम भूल गया मेरे को, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, कि नीति आयोग ने स्कीम लॉन्च की है, नीति आयोग ने, ठीक है। और कौन कौन सी स्कीम जो है नीति आयोग ने भी लॉन्च की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कुछ अटल स्कीम थी कुछ ऐसे करके, ठीक है, अटल स्कीम, ठीक है, आपको याद आती है आप ATL या फिर ATL, चलो आएगी बता देंगे आपको। ओके, ये है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसका मकसद क्या है मैंने पहले ही बता दिया, प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज, एग्जांपल वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट टू द हाउस होल्ड, बिल्ड एम्यूनिटी इन द सिटीज, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर मैन। इसमें क्या था, 500 सिटी थी, अब मैंने बता दिया 4300 कुछ सिटी को भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी स्कीम में, ये आपने याद कर देनी है कि एवरी हाउस होल्ड हैज़ एक्सेस टू द टेप विद द एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, यस, मेरे को याद आ गया, अटल पेंशन योजना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद कर देनी है आपने। नेक्स्ट स्कीम जो है आपकी स्क्रीन पे है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाभियान योजना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PM कुसुम स्कीम, ठीक है। PM कुसुम स्कीम ये काफ़ी डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई है, तो केएस में डायरेक्ट आने के 101% चांसेस है, आपने इसको पढ़ लेना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फार्मर इन इंडिया, और इसमें मेन क्या है, कुसुम में याद रखना आपने सोलर एनर्जी की बात करी है इसमें, ठीक है, सोलर एनर्जी में, ठीक है, कुछ भी याद नहीं आएगा तो सोलर एनर्जी में कुसुम जो एक स्कीम चल रही है, फार्मर को क्या करेंगे, सोलर पैनल देंगे और वो क्या करेंगे, अपने वाटर जो पंप होते हैं, ठीक है, पंप जो होते हैं उसमें क्या करेंगे, ये सोलर पैनल लगा के पंप के थ्रू वाटर जो है
नीचे से पंप लाएंगे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो टू द पॉइंट में आपने याद रखना है। ठीक है, बाकी रिन्यूएबल और किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। ये गवर्नमेंट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सब्सिडी ऑफ 60% टू द फार्मर्स एंड 30% ऑफ द कॉस्ट will be given by the government in the form of loans. Farmer will only have to give 10% of the total cost of the project. The electricity, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये the electricity generated from the solar panel can be sold by the farmer. तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी सोलर पैनल के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, फार्मर इसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मैंने बताया पीएम कुसुम स्कीम जो है वो किसके रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपने सोलर एनर्जी की बात जब भी होगी वहाँ लिखा होगा एग्जाम में, आपने टिक करना है। ओके, अब इसमें 3 कंपोनेंट हैं। अब 3 कंपोनेंट याद करोगे तो याद नहीं होगा इस टाइम में, लेकिन आपने याद रखना कहीं ना कहीं सोलर का नाम होगा। यहाँ पे सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। ओके, सी में कंपोनेंट बी में है स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप, फिर वही बात आएगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रीन्यूएबल पावर प्लांट्स अप टू 2 मेगावाट। ठीक है, तो ये मेन है किसके लिए, सोलर पंप के लिए। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी ये इस टाइम याद नहीं होता है, पहले पढ़ा हो तो तब भी बात अच्छी है। ठीक है, किसके लिए, पीएम स्कीम जो है कुसुम स्कीम, ये 3 कंपोनेंट बस इतने याद करने हैं। नेक्स्ट, इसकी फुल फॉर्म याद कर देना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार देख लो क्योंकि वहाँ दिख जाएगी आपको जितनी भी होगी, याद तो वैसे भी नहीं करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्कीम जो है भारत नेट। भारत नेट जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये 2018 के केस में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो इस बार भी आ सकता है, तो याद रखना आपने, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भारत नेट का, एम्स टू कनेक्ट ऑल दी जितने भी है 2.5 लाख ग्राम पंचायत इन द कंट्री टू प्रोवाइड 100 Mbps कनेक्टिविटी टू ऑल द ग्राम पंचायत। तो मेन बात क्या है कि ये भारत नेट हो गया कि हम जितने भी ग्राम पंचायत होंगे, ठीक है, कम से कम 2.5 लाख, इनको क्या प्रोवाइड करेंगे हम ग्राम पंचायत में, ये नेट की सुविधा देंगे। ठीक है, तो यही है, वो भी स्पीड कितनी देंगे, 100 MB/s। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्कीम जो है पीएम वानी, तो ये आपने याद रखना है कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, वानी की फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, वानी की फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू ब्रिंग लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट थ्रू आउट द कंट्री टू ड्राइव अप कनेक्टिविटी ऑप्शन एंड इम्प्रूव डिजिटल एक्सेस। कहने का मतलब ये है कि वाईफाई हॉटस्पॉट हर जगह लगा देंगे, बस ये इन्होंने ये बोला और 2020 में लॉन्च हुई है, बाकी ये याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, PIDF। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया, ये किया है RBI ने, इतना याद कर लो, बाकी काफ़ी है। ठीक है, पेमेंट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है RBI ने किया है। ऑब्जेक्टिव क्या इसका है, टू डेवलप पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 3 to Tier 6 सिटी विद ए स्पेशल फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री। और ये लॉन्च किया 2021 में RBI ने। तो सिर्फ इतना याद रखना है किसने लॉन्च किया है, RBI ने। क्या किया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। अब नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, इनका आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मकसद है कि जो एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन से भी बनाई जाए। ठीक है, ये बजट में भी डिस्कस किया है 2021-22 के बजट में। तो मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, ठीक है, तो वह है ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज। तो हम जनरेशन कैसे कर पाएँ हाइड्रोजन की फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज, ये इनका ऑब्जेक्टिव है, टू लिंक इंडियाज ग्रोइंग रीन्यूएबल कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, तो बस यही इनका ये मिशन है जो आपको पता होना चाहिए। देखो ये लेक्चर लंबा और ज़रूर होगा, जिसने भी एंड तक देखा होगा, आपको सिर्फ देखना है, जो पॉइंट याद रह गया एग्जाम में टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, तो शिक्षा से पता चल रहा होगा कहीं किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है,
ठीक है। और केएस में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है सर्व शिक्षा अभियान पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें है क्या वो आपको पता होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, समग्र शिक्षा अभियान, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एनहांसिंग लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। और ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन जो 2009 में बनाया गया था एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, एक्चुअल में ये आता है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में। ठीक है, तो ये 2009 में आया और इसको इम्प्लीमेंट किया था 2010 के बाद। ठीक है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ओके, और 2000 ये इधर लिखा है जो स्पोर्ट स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 में। ओके, और ये एक्चुअल में क्या हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आई थी। ओके, राइट टू एजुकेशन की, और आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट। वैसे फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी इसी टाइम में जोड़ी गई थी। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, 6 क्लास से लेके 14 क्लास तक, मतलब 6 साल से लेके 14 साल तक बच्चे को क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, अधिकार भी है सबका। ये केएस में क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है। ओके, पानी देना उधर से, ये जो है प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेन इसका, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, RTE 2009 का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। फीचर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ओवरआर्चिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 तक। ओके, क्लास 12 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम्स किस किस के लिए, मतलब पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक ये है स्कीम्स। ठीक है, इसमें 3 स्कीम्स को सब यूम किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी आती हैं, एक आती है सर्व शिक्षा अभियान, एक रमसा स्कीम्स और एक टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, एक निष्ठा स्कीम चली थी। ठीक है, NISTA। ठीक है, ये निष्ठा स्कीम क्या है, ये निष्ठा स्कीम है टीचर को ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना। ठीक है, निष्ठा स्कीम NISTHA है या फिर TA है, ऐसा ही है। ठीक है, ये टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बस ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आ गया, निष्ठा स्कीम किसके लिए, टीचर को ट्रेनिंग देना। ठीक है, और समग्र शिक्षा अभियान में तीनों आती हैं, सर्व शिक्षा अभियान भी, रमसा भी और टीचर ट्रेनिंग भी। ओके, नेक्स्ट जो है मिड डे मील स्कीम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील स्कीम्स को फिर से मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि पोषण, ठीक है, पोषण 2.0 ये स्कीम चल रही है, तो इसको भी इन्होंने पैसा फिर से दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। एम्स टू एनहांसिंग एनरोलमेंट, मिड डे मील स्कीम क्यों लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल में आ पाएँ। ठीक है, एनरोलमेंट करें, रिटेंशन एंड, एक सेकंड स्कीम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, मेन है इसका कि एनरोलमेंट, जैसे मिड डे मील अगर दिया जाएगा दिन को या जब भी दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि खाना अगर बच्चों को दिया जाएगा, बच्चे जो है क्या करेंगे, इनकी एनरोलमेंट जो स्कूल में बढ़ेगी, रिटेंशन एंड अटेंडेंस जो है वो भी बढ़ेगी, साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग द न्यूट्रिशन लेवल, और साथ साथ में क्या होगा, इनका जो न्यूट्रिशन लेवल जो है वो भी बढ़ेगा अमंग द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। और गवर्नमेंट स्कूल में ये प्रोवाइड किया गया। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में। और ये बेनिफिशियरी कहाँ किस किस को मिलेगा, ये मिलेगा फर्स्ट से लेके 8th क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक किसको मिलता है, मिड डे मील स्कूल खाना मिलता है। ठीक है, अगर आपने खाया होगा, मैंने तो नहीं खाया था। ओके, प्राइमरी से लेके अपर प्राइमरी स्कूल फर्स्ट से लेके 12th क्लास इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड स्कूल में, प्राइवेट में नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एक रूसा स्कीम है, वो भी एजुकेशन के इसी के अंडर आती है, RUSA, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर से नाम पता चल रहा है आपको, तो इसमें फंडिंग कहाँ मिलेगी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी रहने दो। नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ये नहीं डिस्कस किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों डिस्कस करूँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है केएस में, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी है। नेशनल हेल्थ मिशन, तो नेशनल हेल्थ मिशन किसके अंडर है, हेल्थ से पता चला मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। मेन इनका ऑब्जेक्टिव था, ये लॉन्च कर दी गई थी स्कीम्स 2005 में, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज केयर। अब इनका टारगेट क्या था, नेशनल हेल्थ मिशन का टारगेट क्या था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ओके, तो ये था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। टारगेट क्या है, एमएमआर क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। इसका है कि 1/10 लाइव बर्थ, आईएमआर जो है 25/1000 लाइव बर्थ, और टीएफआर आ गया टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो टारगेट रखा है इन्होंने 2.0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो टारगेट जो है नेशनल क्या है हेल्थ मिशन जो है इसका क्या है। ठीक है, 2.1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक वुमेन जो है वो कितने बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, तो वो आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। वैसे ही आता है मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। फिर आ गया रिड्यूस एनीमिया इन द वुमेन एज 15 से लेके इतने ईयर्स तक जो है इसको रिड्यूस करना है। ये किसका काम है एनीमिया के लिए? तो ये जो आंगनवाड़ी होते हैं, आंगनवाड़ी में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर लैक्टेटिव मदर उनको क्या मेडिसिन भी दी जाती हैं एनीमिया को दूर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है 2 सबमिशन स्कीम जो है वो इसी में नेशनल हेल्थ मिशन में, एक रूरल के लिए एक अर्बन के लिए। ठीक है, ये मेरे को बताना था। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 जो आ सकता है। इसके अलावा आपका होमवर्क है कि आपको एक याद करना, नेशनल हेल्थ फैमिली NHFS। ठीक है, 5 नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ये जो सर्वे है ये अभी 5th रिपोर्ट है, तो ये आपको बतानी चाहिए ये रिपोर्ट जो है इसमें क्या क्या आता है। तो मोस्टली इसमें जो आएगा एक TFR पॉपुलेशन का और ये वाला डाटा आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने होमवर्क है आपका वो आपने क्या करना है देख लेना है एक बार। जो 5th रिपोर्ट चल रही है अभी, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। ओके, ऐसा करके कुछ है, वो आपको पता होना चाहिए। 5th रिपोर्ट चल रही है, उसमें क्या क्या डाटा इंक्लूड है। नेक्स्ट जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, पॉवर्टी और हंगर के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, इसको रहने ही दो, लेकिन इतना याद रख लेना कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 2013 में। इसमें मेनली जो है फूड सिक्योरिटी में क्या आता है बता देते हैं। इसमें जो है जैसे PD है वो होता है ना, PD पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होते हैं। ठीक है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होते हैं, वहाँ पे राशन दिया जाता है। ठीक है, राशन जो दिया जाता है वो इसके अंडर आता है, ताकि लोगों को राशन दिया जा सके, फूड सिक्योरिटी हो सके। बस ये इतना ही है, बाकी नहीं याद करना है। नेक्स्ट एक स्कीम है जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। या तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम रिड्यूस कर सके मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, मैटरनल होता है माता की और इन्फेंट होता है बच्चे की, मौत ना हो। ठीक है, उसको रिड्यूस करें हम, क्योंकि जब भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो बच्चे को जन्म देती है, माँ भी को भी इतना रिस्क होता है जितना बच्चे को होता है। तो उसके लिए रिड्यूस करें हम, रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हो गया कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करें, और उनके लिए इनको प्रमोट किया गया है कि हम कुछ कैश जो है, क्योंकि जो जिनका भी प्रेग्नेंट वुमेन का जन्म मतलब जो जन्म देती हैं बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इनको शायद से 1000 या 1500 रुपया जो है गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिलती है BPL वुमेन को, जो डिलीवरी करती हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल में। तो उसी को बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना, जिसमें 1000 या 1500 रुपया मिलता है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहिए। बाकी ये जो हम प्रधानमंत्री सुरक्षित ये वाली स्कीम तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये मैंने बताया था पहले, एक UJJAWAL है उजाला, इसी तरह से UJJWAL है, फिर UJAL है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को खुद भूल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है क्या क्या कौन कौन सी स्कीम है। इसमें प्रधानमंत्री WJ उजाला लिखा है। ठीक है, उजाला लिखा है उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें है क्या, इसमें मेन है प्रोवाइड LPG कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम BPL हाउस होल्ड। BPL हाउस होल्ड में जो भी वुमेन होगी उसको क्या दिया जाएगा,
एक कनेक्शन दिया जाएगा एलपीजी सिलेंडर का। ओके, एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा उस वुमेन को जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड में मतलब लाई करते हैं। ठीक है, तो ये वो स्कीम्स है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो भी स्कीम है जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेना, इलेक्ट्रिक बल्ब दिए जाते हैं, वो कौन सी स्कीम है। ठीक है, इतना ही याद रखना क्योंकि बाकी याद रहेगा नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब किसको दिया जाता है, एलपीजी कनेक्शन किस में दिया जाता है, बस इतना ही काफ़ी है। लो जी, नेक्स्ट स्कीम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम है ऑलमोस्ट वही, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, इसको सौभाग्य स्कीम भी बोलते हैं, सौभाग्य स्कीम। ठीक है, सहज बिजली आना चाहिए था, इधर बिजली लिखा है, बिजली। ठीक है, सहज बिजली हर घर योजना जो है, सहज बिजली हर घर योजना मतलब हो गया बिजली से पता चल रहा है कि आपको बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है हर जगह, तो इसका दूसरा नाम है सौभाग्य स्कीम। तो यह है इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन ऑल द रूरल और अर्बन एरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना वो एरिया जहाँ पे अभी तक कोई भी खंबा भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मतलब एक खंबा कौन सा, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला खंबा। ठीक है, तो वो भी नहीं लगा है, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने का काम है वो इस मिनिस्ट्री का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, और ये स्कीम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। हर घर योजना मतलब हर घर कम से कम एक बिजली का खंबा होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे। सौभाग्य स्कीम का मकसद ये है, तो वो है ये इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रिमेनिंग, जिनके पास घर में ऑलरेडी खंबे खुंबे लगे, बिजली थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, वैसे इंडिया में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का भी वैसे भी कोल जो है कोल की कमी आ चुकी है, तो इलेक्ट्रिक कट तो रहते ही रहते हैं, बट चलो जो भी है, जो भी अच्छा है। आइडेंटिफाइड यूजिंग, अच्छा ये डाटा कौन सा यूज़ करेंगे इसके लिए, तो ये डाटा यूज़ करेंगे 2011 का सेंसिस। ठीक है, 2021 का भी आने वाला है, वो भी देखना आपने। ओके, बाकी ये दूसरी जो स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना, सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर। तो मेन आपने याद रखना है, सौभाग्य स्कीम किसके लिए है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया, जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँची है वहाँ तक बिजली पहुँचानी। सौभाग्य स्कीम मेन ऑब्जेक्टिव याद कर देना आपने। नेक्स्ट स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब ही क्या है, ठीक है, आवास योजना मतलब हो गया एक घर देना, किसको देना, टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल द हाउसलेस एंड लिविंग इन द मतलब जो भी घर में रह रहे हैं। ठीक है, 2022 तक ये इन्होंने, इनका मेन मकसद है कि 2022 तक क्या करना है, पक्का हाउस प्रोवाइड करना है। ठीक है, पक्का घर प्रोवाइड करना है जिनके पास घर नहीं है, बस इतना याद रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद है पक्का घर देना जिनके पास घर नहीं, कब तक, 2022 तक। ठीक है, और इसके लिए सेंसिस कौन सा यूज़ करेंगे, 2011 सेंसिस की किन के पास घर है नहीं है, ठीक है, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें कितनी हेल्प मिलती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी स्क्रीन पे की असिस्टेंस जो कितनी मिलती है, वो कितना कितना एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12,000 मिलता है बाथरूम के लिए। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBM, और ये इधर लिखा है अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये असिस्टेंस मिलती है 1.20 लाख इन प्लेन एरिया और 1.30 लाख किसके लिए, ये इसके लिए पक्का घर बनाने के लिए। ठीक है, पक्का घर 1.5 लाख में बन जाए तो हर एक बंदा बना देता है, बट ये गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प रहती है। ओके, और दूसरी बात है कि 12,000 मिलता है किसके लिए, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। 12,000 में बाथरूम बनता नहीं है लेकिन हेल्प तो हो सकती है ना गरीब लोगों के लिए। ठीक है, गरीब लोगों के लिए तो काफ़ी होते हैं ना 12,000 भी और 1.5 लाख भी। ओके, अमीर लोगों के लिए तो भाई कुछ नहीं होता। ओके, MG नरेगा स्कीम जो है, MG नरेगा स्कीम जो है इसमें गारंटी की जाती है कि 100 डेज का रोजगार दिया जाता है, और जो रूरल एरिया में 1 साल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है MG नरेगा स्कीम। MG नरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, इसमें क्या है 100 डेज 100 दिन का रोजगार दिया जाता है 1 साल का। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड का, चाहे वो अडल्ट मेंबर होगा या फिर जो भी होगा अनस्किल्ड मेंबर, मेन है 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है MG नरेगा के थ्रू।
ठीक है। ये भी क्यों? क्योंकि राइट टू गेट अनएम्प्लॉयड अलाउंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यार मेन मतलब है कि राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 को प्रोवाइड करती है स्टेट। देखो ये फिर से स्कीम आ गई है इधर, ठीक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं शॉर्ट में। आपको अभी तक भूल गई होगी अगर आपने एंड तक लेक्चर देखा। अमृत जो है अटल मिशन फॉर रीजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो नाम से पता चला अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना, जो पुरानी चीज़ें थी उसको चेंज करके न्यू करना। तो अमृत स्कीम जो है अटल मिशन फॉर रीजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करना है? प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, सीवरेज, और जैसे सीवरेज मतलब हो गया कि वो सेफ्टी टैंक वगैरह है, ठीक है, और अर्बन ट्रांसपोर्ट टू द हाउस होल्ड एंड बिल्ड एम्यूनिटी इन द सिटी विच प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल। तो क्या है? एक तो अमृत स्कीम है जिसमें ये बोल रहे हैं कि हम वाटर की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और सीवरेज और अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है हाउस होल्ड को हेल्प करेंगे। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन भी है, जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रही है, वही है। इनमें क्या है? स्मार्ट सिटी का मेन मकसद क्या होता है? टू प्रमोट सिटी दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड गिव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू देयर सिटीजन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन। और इसमें क्या है? 100 सिटी टू बी डेवलप एज ए स्मार्ट सिटी, ठीक है, 100 सिटी को डेवलप किया जाएगा इंडिया में, जिसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा, जैसे जम्मू हमारी स्मार्ट सिटी। ओके, इतना तो मुझे पता है कि आपको भूल चुका, अभी तक भूल गया होगा अगर आपने लेक्चर एंड तक देखा है। तो पहली स्कीम ये है, दूसरी स्कीम ये है, तो इसको याद कर देना है। पीएम किसान स्कीम, जिसमें क्या होगा? पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? 6000, एक साल का 6000 मिलेगा, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में मिलेगा वो भी, ठीक है, 2000 इंस्टॉलमेंट। ओके, इसमें पीएम किसान स्कीम में। और पीएम कृषि सिंचाई योजना में आपने याद करना है कंपोनेंट डायरेक्ट कौन कौन से हैं, अभी जो बता रहा हूँ डायरेक्ट केएस में डायरेक्ट इधर देखना और डायरेक्ट उधर टिक करना। कृषि सिंचाई योजना में एक आ गया एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम आता है। इसमें हर खेत को पानी आता है, पर ड्रॉप पर क्रॉप आता है, वाटर शेड डेवलपमेंट, ये 4 पॉइंट आते हैं किसमें? ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। हर खेत को पानी देने का मतलब हो गया कि हर खेत को पानी देने का मतलब हो गया एक्सटेंड करना किसकी? इरिगेशन को। पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्कीम है पीएम किसान मनधन योजना। अब ये मनधन योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से है। इसमें मेन जो बेनिफिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट उसी की बात करते हैं। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी, कितनी? 3000, कितना बोला इसने? 3000 पर मंथ, ठीक है भाई, याद रखना 3000 पर मंथ बोला है। पहले बोला था, इससे पहले जो किसान कौन सी स्कीम थी? किसान सम्मान निधि स्कीम थी, ठीक है, वो उसमें क्या था? किसान सम्मान जो निधि स्कीम थी उसमें 6000 एक साल का, उसमें फ्री की गवर्नमेंट देती थी, बंधु को पैसा कोई प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, 6000 2000 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था। इसमें पेंशन दी जाएगी, मनधन योजना है। मनधन योजना में क्या होगा? मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आप 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 साल। जब 60 साल के बूढ़े हो जाओगे उसके बाद 3000 पेंशन स्कीम मिलती रहेगी पर मंथ। यह है पीएम किसान मनधन योजना। इसमें कौन कौन किसान को इंक्लूड किया गया है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ एज 18 से लेकर 40 ईयर्स तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 से लेकर 40 ईयर तक जो भी किसान है वो इंक्लूड कर दिए गए हैं किसान पीएम किसान मनधन योजना। ओके, नेक्स्ट स्कीम जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आज मेरे को टाइम नहीं था, फिर भी मैंने लेक्चर को इसको प्रिपेयर किया है, मतलब बनाया है, और इसको एक एक बार देख लें इसको। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2-3 स्कीम जो है वो आपको आ जाएंगी, मतलब हो गया कि अगर 4 स्कीम भी आती हैं तो 8 नंबर आपके इसके बन जाएंगे। तो इसको 1-2 बार मतलब स्पीड बढ़ा के एक बार देख लें ताकि कुछ भी पॉइंट आपके दिमाग में रहे, तो तब मतलब आ जाएगा दिमाग में। ओके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये है क्या? इसमें कुछ नहीं है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है किसको? किसान को। इन केस अगर किसान की फसल जो है, इन केस किसान की जो फसल है वो फेलियर हो जाती है, चाहे वो उसमें ड्राउट होता है या फिर बारिश आती है या कुछ भी होता है, नेचुरल कैलेमिटी आती है या पेस्ट लग जाता है, डिजीज लग जाती है किसान के फसल को, तो उस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या करेगी? फसल बीमा योजना पैसा देगी। बस वही ये लिखा है, ये लाइनें वही हैं। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ द
नोटिफाइड क्रॉप्स एज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, पेस्ट की वजह से या डिजीज़ की वजह से, तो उसमें जो है अब प्रीमियम कितना कितना देना है फार्मर को। ऐसे तो फ्री की गवर्नमेंट नहीं देगी ना, प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना कुछ। तो वो अगर खरीफ क्रॉप होगी 2% प्रीमियम देना आपको, राबी क्रॉप होगी 1.5% और कमर्शियल हार्टिकल्चर होगी 5%। ये प्रीमियम भरना पड़ता है, और इनकेस अगर ये क्रॉप लॉस हो जाती तो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है पूरा। ओके, बैलेंस प्रीमियम पेड बाय द गवर्नमेंट, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द गवर्नमेंट सब्सिडी। क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो किसान है वो भी प्रीमियम थोड़ा सा भरे। ओके, तो मेन इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल की क्या करनी है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, बस। ये थे जो इम्पोर्टेंट स्कीम थी केएस के लिए। ओके, मैंने ये सारी डिस्कस कर दी हैं। ऑल दी बेस्ट आप सबको। ये स्कीम जितनी भी है 1.5 या 2.5 स्पीड करके आपने देखनी है। इसमें जो जो भी आपको याद रहेगा वो ही याद करना। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने लेक्चर बनाया ताकि आपको 5-7 नंबर इससे मिल जाएं, ठीक है। और यही याद करें, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है सेम जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, साहिल ठाकुर जम्मू। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्ज़ाम। और सेंटर अपना जितने भी सेंटर है, सबसे पहले अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाल दें, और आधार कार्ड या फिर एक फ़ोटोग्राफ साथ में लेके जाएं, पेन भी लेके जाएं, बॉल पेन ब्लू और ब्लैक पेन, और ठीक है। और आपने एंट्री जो है वो कम से कम आपने 8 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है। 8 AM अपने सेंटर में पहुंच जाना है, जहाँ भी सेंटर होगा। इन केस अगर आप लेट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 9 बजे तक तो सेंटर के अंदर इंटर करना ही करना है, ठीक है। मोस्टली उन्होंने तो बोला है कि 2 घंटे पहले आना है, चेकिंग चुकिंग करनी है, लेकिन वैसे चेकिंग होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये एश्योर नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, जो उन्होंने बोला है वैसे ही करना है। अगर लेट भी हो जाते हैं 9 बजे से बाद तो एंट्री करने भी नहीं देंगे वो। ओके, ऑल दी बेस्ट, तैयारी करें अच्छे से, 2 दिन बचे हैं, और रिवाइज करें अभी तक जो भी पढ़ा आपने, और चिल करें। लास्ट के दिन जो पढ़ना है पढ़ें, जो नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े। अभी कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करने का मौका है, अब कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व ना करें, अपना जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं केएस के पेपर के बाद, और पेपर को भी डिस्कस करेंगे, पेपर कैसा किस लेवल का आया था। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।